हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ का डिफिनीशन है the quantitative relationship between the rate of reaction and the molar concentration of the reacting substance is determined experimentally and is given by the expression called rate law expression. According to this law, at a given temperature, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration. देखिए, इसको समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन यहाँ लिए हैं, Ma प्लस Nb एरो C। इसमें A और B रिएक्टेंट है, C प्रोडक्ट है, M और N जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। अगर हम A और B रिएक्टेंट के रेट को फाइंड करना चाहें तो इसका 2 मेथड है। एक तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन और सेकंड जो होता है फ्रॉम रेट लॉ। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर हमारा ए और बी रिएक्टेंट का रेट डिटरमाइन करना हो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो रेट को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to concentration of A into concentration of B, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वह पावर में चला जाता है। तो ये A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये A के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में M हो जाएगा, और N जो है B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो B के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में N हो जाएगा। R इक्वल जब हम लिखेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ हो जाएगा K, जिसको K से इंडिकेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर N। तो ये जो हमारा रेट डिटरमाइन हुआ इस रिएक्शन के रिएक्टेंट का, वो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन से डिटरमाइन हुआ। बट अगर हमको ये रेट लॉ से डिटरमाइन करना हो, देखिए कैसे डिटरमाइन करते हैं। फ्रॉम रेट लॉ R is directly proportional to concentration of A into concentration of B, बट इसमें जो रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होगा वो M नहीं होगा, इसमें B का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका पावर जो है N नहीं होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर होता है ए रिएक्टेंट का, वो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है और बी रिएक्टेंट का बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। बट रेट लॉ में ऐसा नहीं होता है। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होगा वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट से इसका पावर जो है x आया हुआ है, और बी जो रिएक्टेंट है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है वो एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो इसको हम y मान ले रहे हैं। यानी कि रेट लॉ से जब हम रेट डिटरमाइन करेंगे रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट का, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है। उसमें भी हम R इक्वल लिखना चाहें तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा K, जिसको हम लोग
रेट कांस्टेंट कहते हैं, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई हो गया। अब इसमें जो है के क्या है, तो के जो है रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, तो ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। सिमिलरली बी क्या है, तो बी भी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है। और एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई जो है यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक्स और वाई जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्स और वाई। और एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यह एक्सपेरिमेंट से आता है वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। तो यहाँ आपको हम ये बता दें कि एक्स और वाई क्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फिर, चलिए ऊपर ट्रेच करके लिख दे रहे हैं। where x equal order of reaction with respect to a similarly y equal order of reaction with respect to b। और यहाँ हम लिख चुके हैं कि x और जो y है एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। और हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है। ऐसा हम मान लें कि अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इसका रेट है वो भी 2 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। ऐसा हम मान लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्योंकि हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज किया तो हमारा रेट भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 2 टाइम इंक्रीज होगा, 3 टाइम इंक्रीज होगा तो ये भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। या मान लीजिए कि हमारा जो है एक्सपेरिमेंट से ऐसा हो रहा है, बाय एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। और जब हम B का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेट 4 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। ऐसा हम मान ले रहे हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है कि अगर हम B का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करें तो हमारा रेट 4 टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि ये 2 टाइम हो रहा है तो 4 टाइम हो रहा है।
यानी कि जो रेट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2। और हम कंपेयर कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर, और में लिख सकते हैं आर इक्वल, यहाँ कॉन्स्टेंट लग जाएगा, इक्वल करेंगे तो ये रेट कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो हमारा जो है इस फार्मूला पर ये आ गया। तो इसको भी हम लोग रेटला एक्सप्रेशन कहते हैं और इसको भी हम लोग रेटला एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, रेटला एक्सप्रेशन था, रेटला एक्सप्रेशन। ये भी हमारा क्या हुआ, रेटला एक्सप्रेशन हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ ये 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये हमारा कैसे आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, क्योंकि हमने बी के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम किया तो हमारा रेट 4 टाइम हो गया। इसी की वजह से तो हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर किए हुए हैं। यहाँ जो है ए को हम लोग 2 टाइम कॉन्सेंट्रेशन को कर रहे हैं तो उसका रेट 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। तो यहाँ जो इसका पावर एक तरह का 1 है। तो ये जो आ रहा है वैल्यू, यह हमारा एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, यानी कि एक्स वाई जब भी आएगा तो एक्सपेरिमेंट से आएगा, किसमें, रेट लॉ में। अगर हम एक्स वाई को ऐड कर दें तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर का सम को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम रेज कर रहे हैं इसको, दैट इज हम कह सकते हैं कि अगर हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन के रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है आर इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई हो तो सो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा ऑर्डर ऑफ सेक्शन को OR से इंडिकेट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x प्लस वाई। ये जो है अगर हमारा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो R इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, आर हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसके पावर के सम को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसको हम लोग वार से इंडिकेट करते हैं, जो वार होता है यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जो हमारा ये x प्लस वाई है ये कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। 1 + 2 जो 1 और 2 है कैसे आएगा, तो एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। एक्स और वाई जो एक्सपेरिमेंट से आएगा वो एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। और यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए यह टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कौन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन concentration, pressure and temperature। तो आप लोग जो है इसको कॉपी करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसमें के, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, ये रेट कांस्टेंट क्या है। हमारा अगला हेडिंग है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, यानी कि 3 नेम से इसको जानते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इनको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द concentration of each reactant is taken as unity is known as its rate constant। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, A रिएक्टेंट है जो कि P प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग जो है रेट लॉ से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रेट लॉ हम लिख सकते हैं R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो इसका पावर होगा वो तो एक्सपेरिमेंट से आता है, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट से इसका पावर X आया हुआ है। अब हम रेट कांस्टेंट किसको कहेंगे, तो रेट जो है को ही रेट कांस्टेंट कहेंगे, जो रेट है यानी कि इस रेट को ही रेट कांस्टेंट कहेंगे। कब, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी हो जाए। जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ही होता है, लेकिन कब, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो ईच रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वो यूनिटी हो जाए। तो इसमें सिर्फ 1 रिएक्टेंट है A, और इसको यूनिटी, अगर ये यूनिटी हो जाए तो हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा वो रेट हो जाएगा। तो ये यूनिटी कब होगा, जब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ जो है R = K
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0। यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमको यूनिटी करने के लिए हमने x का वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पर। यहाँ पुट x इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा r इक्वल k इंटू 1, देयरफॉर k इक्वल r। देखिए यहाँ डिफिनीशन क्या कह रहा है कि आपका k क्या है, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है। तो रेट कांस्टेंट जो है आपका रेट है, तो यहाँ हमारा रेट कांस्टेंट क्या आया, रेट आया। पर यह कब रेट होगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जो ईच रिएक्टेंट है इसमें तो वन ही रिएक्टेंट है, अगर और भी रिएक्टेंट हो वो भी यूनिटी हो जाना चाहिए। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जो है अगर यूनिटी हो जाए, अगर ये 1 हो जाए या इससे ज़्यादा भी अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो तो वो भी 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा वो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब जो है हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट का, तो देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, इसका फार्मूला होता है के इक्वल मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वेयर n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्शन हो तो उसका यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि हमको 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल 1 मान ले रहे हैं इसको। अब देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन का हमको यूनिट फाइंड करना है के का, तो 0 ऑर्डर मीन्स हमारा n का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब के यूनिट के लिए फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n कितना है 0 सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपको 0 ऑर्डर के प्लेस पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना हो, यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर n का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो ये टर्म जो होगा हमारा मोल लीटर इनवर्स का पावर 0 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और ये टर्म जो है किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 हो जाता है, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स मीन्स सेकंड इनवर्स। तो यह जो है भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पूछ देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो आपको सेकंड इनवर्स लिखना होगा।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट क्या होता है, तो आपको सेकंड इनवर्स लिखना होगा, या इसको उलट करके भी पूछ सकता है, अपोजिट भी पूछ सकता है कि सेकंड इनवर्स किस ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट है, तो आपको बताना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट है सेकंड इनवर्स। तो आप लोग इसको कॉपी करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।